हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वंशागति एवं विभिन्नताओं के पार्ट 2 के बारे में। पहले हमने बताया था कि वंशागति क्या होती है और मेंडल ने किस तरीके से आनुवंशिकी की नींव रखी थी, तथा हमने बताया था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था। अब हमें बताना है कि मेंडल ने कौन से 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था, जिसका बॉटनिकल नेम क्या था? पाइसम सटाइवम। और मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था। अब 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे? 7 जोड़ी लक्षण। सात जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे? देखिए, पहला लक्षण था तने की लंबाई। तने की लंबाई, तने की लंबाई का जो प्रभावी लक्षण है, तने की लंबाई में प्रभावी लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी। तने की लंबाई में जो इसका प्रभावी लक्षण होता है वह क्या होता है? लंबा। लंबा। और अप्रभावी लक्षण क्या होता है? बौना। कभी कभी परीक्षा में 7 जोड़ी लक्षणों को ही पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे के कौन कौन से 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था। तो पहला लक्षण क्या है? तने की लंबाई। तने की लंबाई का जो प्रभावी लक्षण है वह क्या है? लंबा है। अप्रभावी लक्षण क्या है? बौना है। उसके बाद है दूसरा, पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग कैसा होता है? पुष्प का रंग जो होता है यह बैंगनी और सफेद होता है। बैंगनी और सफेद, यानी बैंगनी क्या होता है? इसका प्रभावी लक्षण होता है, और सफेद क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। पहला क्या है? तने की लंबाई, लंबा और बौना। दूसरा क्या है? पुष्प का रंग। पुष्प का रंग कैसा होता है? बैंगनी और सफेद होता है। अब इसके बाद तीसरा है पुष्प की आकृति। पुष्प की आकृति, पुष्प की आकृति कैसी होती है? अक्षवर्ती होती है और अग्रस्त होती है। अक्षवर्ती और अग्रस्त। पुष्प की आकृति क्या होती है? अक्षवर्ती होती है और अग्रस्त होती है। अक्षवर्ती का मतलब होता है जब पुष्प जो होता है कक्ष से निकलता है। अग्रस्त क्या होता है? जब उसके ऊपर होता है, एकदम टर्मिनल पर होता है, तब क्या होता है? अग्रस्त होता है। इसके बाद है चौथा है कच्ची फली का रंग। कच्ची फली का रंग, कच्ची फली का रंग जो होता है हरा और पीला होता है। हरा और पीला, यानी हरा क्या होता है? प्रभावी होता है। पीला क्या होता है? अप्रभावी होता है। प्रभावी और अप्रभावी। इसके बाद पांचवा है पकी हुई फली की आकृति। पकी हुई फली की आकृति क्या होती है? फूली हुई होती है और दबी हुई। कैसी होती है?
फूली हुई और बीच बीच में दबी। यानी इसमें जो प्रभावी लक्षण है, पकी हुई फली की आकृति में कैसी होती है, फूली हुई होती है और बीच बीच में क्या होती है, दबी हुई होती है। इसके बाद है बीजों की आकृति। छठवां है बीजों की आकृति। बीजों की आकृति कैसी होती है, गोल तथा झुर्रीदार। गोल तथा झुर्रीदार। यानी बीजों की जो आकृति है उसमें प्रभावी लक्षण क्या होता है, कैसा होता है, गोल होता है, और प्रभावी लक्षण क्या होता है, झुर्रीदार होता है। उसके बाद है बीज पत्रों का रंग। बीज पत्रों का रंग। बीज पत्रों का रंग कैसा होता है, पीला और हरा। पीला और हरा। यानी पीला जो होता है प्रभावी होता है, हरा जो होता है अप्रभावी होता है। मेंडल ने मटर के पौधे के इन 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था। जब आप मेंडल का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर इनका उपयोग होगा, तो ये आपको याद रखना होगा। ये क्या हो गए, इनके 7 जोड़ी लक्षण। पहला क्या है, तने की लंबाई। दूसरा क्या है, पुष्प का रंग। तीसरा क्या है, पुष्प की आकृति। चौथा क्या है, कच्ची फली का रंग। पांचवा क्या है, पकी हुई फली की आकृति। छठा है बीजों की आकृति। सातवां है बीज पत्रों का रंग। तो ये 7 जोड़ी लक्षण हो गए। अब आगे आपको बताना है मेंडल से संबंधित कुछ शब्दावलियां। मेंडल से संबंधित मेंडल से संबंधित शब्दावली। मेंडल से संबंधित शब्दावली यानी जब आप मेंडल का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी आएगा, जैसे एलील क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, या होमोजाइगस क्या होता है। नहीं, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जिसका उपयोग मेंडल के नियम में होगा। तो देखिए मेंडल से संबंधित कुछ शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी। जैसे मेंडल का नियम जब बताया जाएगा तो वहां पर शब्द आएगा, एलील क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो इसके बारे में हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले एलील या एलीलोमार्फ क्या होता है। पहला है एलील्स या एलीलोमार्फ। एलील या एलीलोमार्फ क्या होता है। देखिए एलील या एलीलोमार्फ क्या होते हैं, तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स के जोड़ों को कहा जाता है एलील्स या एलीलोमार्फ। क्या होता है, तुलनात्मक
लक्षणों वाले तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स के जोड़ों को क्या कहा जाता है? एलील या एलीलोमॉर्फ कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक लक्षण होते हैं, तुलनात्मक लक्षण जो होते हैं उनको कहा जाता है एलीलोमॉर्फ। तुलनात्मक लक्षणों को क्या कहा जाता है? एलीलोमॉर्फ। तुलनात्मक लक्षणों को क्या कहा जाता है? एलीलोमॉर्फ कहा जाता है। एलील क्या होता है? इसके जो जीन्स होते हैं उसे कहा जाता है एलील्स कहा जाता है। तुलनात्मक लक्षणों को एलीलोमॉर्फ कहा जाता है और इसके जो जीन्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण क्या है इसका, एग्जाम्पल। अब जैसे कहा जाए कि लंबा पौधा, लंबा पौधा के लिए देखिए जो इसमें शब्दावली होती है कैपिटल टी, तो इसे कहा जाता है एलीलोमॉर्फ कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? जो ये शब्दावली है इसे क्या कहा जाता है? एलील्स कहा जाता है। ठीक है, तो तुलनात्मक लक्षणों को एलीलोमॉर्फ कहा जाता है और इसके जीन्स को क्या कहा जाता है? एलील्स कहा जाता है। यानी लंबा पौधा, तो ये क्या है? एलीलोमॉर्फ है। ये क्या है? एलीलोमॉर्फ है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल टी है इसी को कहा जाता है एलील्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील्स। अब देखिए ये हो गया एलील्स और एलीलोमॉर्फ। अब अगला है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप इसको हिंदी में कहा जाता है जीन रूप तथा दृश्य रूप। जीनोटाइप फिनोटाइप, मेंडल के नियम को समझने के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप समझना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहरी प्रदर्शन होता है, जो बाहरी लक्षण होता है उसी को कहा जाता है फिनोटाइप। बाहरी लक्षण जो होता है वो क्या होता है? फिनोटाइप होता है। और इसके लिए जिम्मेदार जो जीन्स होता है उसे कहा जाता है जीनोटाइप। जिम्मेदार जीन्स को तो देखिए फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहरी लक्षण होता है, जैसे लंबा पौधा है, बौना पौधा है, तो वो क्या है? उसका फिनोटाइप है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार जो जीन्स होता है उसी को कहा जाता है जीनोटाइप। वैसे देखिए बाहरी लक्षण को क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। और उसके लिए जो जिम्मेदार जीन्स होता है उसे कहा जाता है जीनोटाइप। अब इसमें उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए लंबा पौधा, इसके लिए जो एलील होता है कैपिटल टी। बौना पौधा, ये क्या हो गया? ये स्मॉल टी या संकर लंबा पौधा, ये कैपिटल टी होता है, स्मॉल टी होता है।
लंबा पौधा, बौना पौधा या संकर लंबा पौधा, यही क्या है, इसका बाहरी लक्षण है, यानी क्या है, ये फिनोटाइप है। ये क्या है, फिनोटाइप है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जो जीन्स है, जो जीन्स जो जिम्मेदार है इसके लिए, यही क्या होता है, जीनोटाइप होता है। बाहरी प्रदर्शन क्या होता है, फिनोटाइप होता है। इसके लिए जो जिम्मेदार जीन्स होता है वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है। ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप हो गया। अब इसके बाद है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तीसरा है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। या इसे हिंदी में कहा जाता है समयुग्मजी। समयुग्मजी, और इसे कहा जाता है विषम युग्मजी। समयुग्मजी और विषम युग्मजी, जैसा कि नाम है सम विषम। तो देखिए होमोजाइगस क्या होता है, देखिए होमो मतलब क्या होता है, समान, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये क्या है, समान है। उसके बाद दूसरा है हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, जैसे हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखिए होमोजाइगस में क्या होते हैं, एलील जो होते हैं समान होते हैं, यानी जब एलील समान होता है उसे कहा जाता है होमोजाइगस। जब एलील क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे कहा जाता है हेट्रोजाइगस। तो ये हो गया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब देखिए चौथा है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो स्वयं का प्रदर्शन करते हैं वे प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो स्वयं का प्रदर्शन नहीं करते हैं वे अप्रभावी लक्षण होते हैं, या प्रभावी लक्षण जो स्वयं का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करते हैं, जो स्वयं का प्रदर्शन करते हैं उसे कहा जाता है प्रभावी लक्षण। दूसरा है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण जो स्वयं का प्रदर्शन नहीं करते हैं। स्वयं का प्रदर्शन नहीं करते हैं उसे कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। जैसे लंबा पौधा, लंबा पौधा मतलब कैपिटल टी, उसके बाद होता है, या फिर इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, जब लंबा और बौना, ये लंबा पौधा है, लंबा है और ये बौना है। जब लंबा और बौना पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब लंबा और बौना पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है
तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, लंबा पौधा ही प्राप्त होता है। यानी प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त हुआ, यानी यही क्या है, प्रभावी है, और ये अप्रभावी है क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी में प्राप्त नहीं हुआ। फिर से देख लीजिए, प्रभावी लक्षण जो अपना प्रदर्शन करते हैं, अप्रभावी लक्षण जो अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं। उदाहरण के रूप में, जब लंबा और बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, केवल लंबा पौधा ही प्राप्त होता है, बौना पौधा प्राप्त नहीं होता है। देखिए, यह प्राप्त होता है यानी ये अपना प्रदर्शन करता है, ये प्राप्त नहीं होता है यानी ये अपना प्रदर्शन नहीं करता है। यानी ये क्या है, प्रभावी है और ये क्या है, अप्रभावी है।